हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 194 जे के अंदर टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है। डिडक्टर मतलब सर्विस रेसिपेंट और डिडक्टी सर्विस प्रोवाइडर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, नाम है इसका सेक्शन 194 जे। सॉरी, यहाँ पर 4 मिस हो गया है, ऊपर आप देख लो। सेक्शन 194 जे है इसका नाम। इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती है। प्रोफेशनल सर्विसेज इंक्लूड होती है, प्रोफेशनल फीस अगर आप पे कर रहे हो किसी को, टेक्निकल फीस आप पे कर रहे हो, रॉयल्टी पे कर रहे हो, नॉन कम्पीट फीस पे कर रहे हो और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो। अगर आप ये सारी सर्विसेज ले रहे हो और ये सारी सर्विस इनके बदले में आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको सेक्शन 194 जे के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक चार्ट से एक बार ये सेक्शन इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बता देता हूँ। देखिए अंडरस्टैंडिंग, देखिए यहाँ पर पहले तो दो पार्टी इन्वॉल्व है, एक है सर्विस रेसिपेंट और दूसरी है सर्विस प्रोवाइडर। नाम से ही पता चल रहा है, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, सर्विस रेसिपेंट को, और उसके बदले में सर्विस रेसिपेंट क्या करता है, मेक पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। जब सर्विस रेसिपेंट सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेता है तो उसको बदले में पेमेंट करता है, लेकिन पेमेंट उसको वो पूरी नहीं करता, टीडीएस डिडक्ट करने के बाद पेमेंट करता है। ठीक है सर, अब देखिए इसके कुछ नाम है, नाम आप समझ लीजिए। जैसे सर्विस रेसिपेंट और इसका नाम क्या है, डिडक्टर। इसका नाम डिडक्टर क्यों है, क्योंकि जब ये सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट करता है तो टीडीएस का एक अमाउंट उसमें से डिडक्ट कर लेता है, इसीलिए इसको नाम बोलते हैं डिडक्टर। और किसका करता है, सर्विस प्रोवाइडर का, इसीलिए इसका नाम होता है सर्विस प्रोवाइडर का दूसरा नाम क्या है, डिडक्टी। आ जाओ अब दूसरा, तीसरा नाम क्या है, पेयर। सर्विस रेसिपेंट को हम पेयर भी बोलते हैं क्योंकि ये पेमेंट करता है। क्यों, किसको पेमेंट करता है, प्रोवाइडर को, तो इसीलिए सर्विस रेसिपेंट का नाम है, मतलब जो पेमेंट कर रहा है वो पेयर है और जिसको कर रहा है वो पेई है। तो यहाँ पर पेई कौन है, सर्विस प्रोवाइडर। तो आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि टीडीएस का नाम आपको समझ में क्लियर हो गए होंगे कि सर्विस रेसिपेंट, डिडक्टर, पेयर, सर्विस प्रोवाइडर, डिडक्टी और पेई, ये इनके नाम होते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने सेक्शन को। ये रहा, अब हम देखते हैं कि किन लोगों को, डिडक्टर का मतलब क्या है, जो टीडीएस डिडक्ट करता है, तो किन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है। तो इसमें वही वाली बात है, एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब है बड़े लोग। बड़े लोग कौन होते हैं, जिनका टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 144 AB के अंदर होता है। ठीक है सर, तो मतलब सर छोटे लोग कौन होते हैं, छोटे लोग वो होते हैं जिनका, आ जाओ ये रे, वो होते हैं छोटे लोग individual HUF whose turnover or gross receipts in business or profession is up to rupees 1 crore और 50 lakh in preceding financial year। ये होते हैं हमारे छोटे लोग। मतलब अगर ये छोटे लोग किसी से 194 जे के अंदर जो लिखी हुई सर्विसेज है वो सर्विसेज अगर ले रहे हैं तो इनको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये छोटे लोग हैं। लेकिन वहीं हालांकि अगर बड़े लोग जिनका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मींस जिनका टैक्स ऑडिट होता है, उन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है। जिन लोगों का प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ये समझना है, आप अगर अकाउंटेंट हो या फिर स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको ये समझना है किन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है। उन लोगों को करना है जो जिनका टैक्स ऑडिट होता है सेक्शन 44 AB के अकॉर्डिंग, और जो छोटे लोग होते हैं उनको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिडक्टी किनका करना है, एनी रेजिडेंट पर्सन। कोई भी रेजिडेंट पर्सन अगर आपको सर्विस दे रहा है तो सबका आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है जी, तो सर यहाँ पे दो चीजें क्लियर होगी, डिडक्टी और डिडक्टर और डिडक्टी। डिडक्टर कौन होगा, कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा, जो बड़ा बंदा होगा, मतलब जिसका टैक्स ऑडिट होता है। और किसका करेगा, कोई भी रेजिडेंट पर्सन। अगर किसी भी रेजिडेंट पर्सन से मैं 194 जे में लिखी हुई सर्विसेज ले रहा हूँ तो अगर मैं बड़ा बंदा हूँ तो मुझे टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करनी है। ठीक है सर, सर रेट कितना होगा। अब देखो इसमें भी रेट दो है। अगर आप फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, अगर आप टेक्निकल सर्विसेज ले रहे हो और उसकी पेमेंट कर रहे हो, और रॉयल्टी फॉर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स की पेमेंट कर रहे हो, और पेमेंट टू कॉल सेंटर्स को पेमेंट कर रहे हो, तो आपको टीडीएस कितना डिडक्ट करना पड़ेगा, 2% के रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा जब आप पेमेंट करोगे सामने वाले को। ठीक है, समझ में आई। और बाकी केस में क्या है, 10%। 10% मतलब दो रेट हो गए, एक तो 2% और 10%। इसको याद करने का तरीका क्या है, टेक्निकल सर्विसेज, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स और कॉल सेंटर को पेमेंट, इनके लिए 2% का रेट है, और बाकी के लिए कितना है, 10%। बाकी के लिए मतलब देखो, और यहाँ पर सर्विस आएगी,
देखो FTS यहाँ पर कवर्ड हो गया, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स कवर हो गए यहाँ पर, और कॉल सेंटर्स यहाँ पर कवर हो गई है। और अदर केस के अंदर 10% का TDS डिडक्ट होगा। अब देखिए ये अदर केस कौन कौन से हैं, मतलब प्रोफेशनल फीस अगर आप पे कर रहे हो, रॉयल्टी पे कर रहे हो, नॉन कम्पीट फीस पे कर रहे हो, और डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपको 10% का TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब आ जाओ, कोई सर क्या कोई थ्रेशोल्ड लिमिट भी है क्या इनकी? हाँ जी, थ्रेशोल्ड लिमिट है। क्या क्या है देखो, FTS अगर आप फी, FTS का मतलब क्या है, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अगर आप FTS की पेमेंट 30,000 तक कर रहे हो तो आपको कोई TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। 30,000 से अगर ऊपर करोगे तभी आपको TDS डिडक्ट करना है। और अगर आप प्रोफेशनल फीस की पेमेंट कर रहे हो 30,000 तक, वो एग्जेम्प्ट है, मतलब आपको TDS डिडक्ट नहीं करना, उसके बाद ही TDS डिडक्ट करना है। रॉयल्टी की पेमेंट कर रहे हो 30,000, नॉन कम्पीट फीस 30,000, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप मतलब अगर कंपनी किसी डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे कर रही है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन के नाम पर 1 रुपया भी कंपनी पे कर रही है ना, तो उस केस के अंदर TDS कंपनी को डिडक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। 1 रुपया भी अगर डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मिल रही है तो आपको उस पर TDS डिडक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने थ्रेशोल्ड लिमिट समझ ली। मोटा मोटा थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 30,000 है। मतलब सारी सर्विसेज की कितनी है? 30,000 है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है उसकी लिमिट कितनी है? उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब अगर 1 रुपए की भी पेमेंट होगी तो TDS डिडक्ट होगा 194J के अंदर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग चार्ट मैंने तुम्हें करा ही दिया है। अब आ जाओ प्रोफेशनल सर्विसेज। देखो अब प्रोफेशनल सर्विसेज तो काफी तरह की होती है, तो कौन कौन से सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड है, वहां पर इसकी कुछ लिस्ट दे रखी है। देखो, सर्विसेज इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रेंडर्ड बाय, अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की कुछ सर्विसेज है और ये लोग अगर दे रहे हैं तो वो प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर काउंट होती है। पहला है स्पोर्ट्स पर्सन। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, विराट कोहली, ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं हमारे, जो भी है, ये सारे के सारे अगर स्पोर्ट्स पर्सन सर्विसेज दे रहे हैं तो 194J के अंदर TDS डिडक्ट होगा। अंपायर जो सर्विस देता है, रेफरी जो सर्विस देता है, कोचेज जो सर्विस देते हैं, और ये ट्रेनर जो होते हैं, टीम फिजिशियन जो होते हैं, इवेंट मैनेजर जो होते हैं, और कमेंडेटर जो होते हैं, और एंकर्स, स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट जो होते हैं, इन सब ये अगर सर्विसेज देते हैं सारे, तो ये 194J के अंदर TDS डिडक्ट होता है। देखो यहाँ पर एक मेन चीज देखो, इवेंट मैनेजर। अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड इवेंट मैनेजर किस कोई सर्विस दे रहा है, उसका TDS 194J के अंदर डिडक्ट होता है। मैंने एक और वीडियो बना रखी है 194C की, वहां पर भी इवेंट मैनेजर की सर्विस आती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी को छोड़कर जितने भी इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस होती है वो 194C में उनका TDS डिडक्ट होता है। बट स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड जो इवेंट मैनेजर की सर्विसेज दे रहा है वो 194J में कवर होती है। आपको ये तभी लिंक कर पाओगे अगर आपने मेरी 194C की वीडियो देख रखी होगी तभी। अगर आपने नहीं देख रखी तो आपको मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी होगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज है, ये हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड सर्विसेज है। अब आगे आ जाओ, सर्विसेज कवर्ड अंडर सेक्शन 44AA। अब देखो कुछ और प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्शन 44AA के अंदर कवर्ड है, वो कौन कौन सी सर्विसेज है उनके भी मैंने यहाँ पर सारे नाम लिख रखे हैं। लीगल सर्विसेज हो गई, लॉयर्स एडवोकेट्स वगैरह की जो सर्विस होती है वो यहाँ पर आ जाएगी। मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह की सर्विसेज यहाँ पर आ जाएगी। इंजीनियर्स आर्किटेक्चर्स वगैरह की सर्विस यहाँ आ जाएगी। अकाउंटिंग की सर्विसेज यहाँ पर आ जाएगी। IT प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल जो होते हैं उनकी सर्विसेज यहाँ पर आ जाएगी। ये आर्किटेक्ट्स दो बार आ गया, आर्किटेक्ट्स यहाँ पर आ जाएगी। और टेक्निकल कंसल्टेंसी अगर आपने ली है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस ली है, घर को सजाने के लिए सर्विस ली है, वो यहाँ पर आ जाएगा। फिल्म आर्टिस्ट की अगर सर्विस है, और CS कंपनी सेक्रेटरी की अगर सर्विस है, वो भी सेक्शन 144AA के अंदर फॉल करती है, मतलब वो भी 194J के अंदर कवर्ड है। तो अगर ये सारी सर्विसेज किसी ने ली है और पेमेंट कर रहा है वो, और अगर वो बड़ा बंदा है, बड़ा बंदा मतलब जिसका टैक्स ऑडिट होता है, तो उसको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194J के अंदर। आगे आ जाओ। अब देखो हमने ये प्रोफेशनल सर्विसेज देखी थी अभी, अब देखते हैं FTS क्या होता है। FTS मींस फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो एनी कंसिडरेशन फॉर रेंडरिंग ऑफ मैनेजरल, टेक्निकल
एंड कंसल्टिंग सर्विसेज, कोई भी अगर आप सर्विसेज लेते हो विच आर इन द नेचर ऑफ मैनेजेरियल, टेक्निकल एंड कंसल्टिंग सर्विसेज, तो उसको हम बोलते हैं FTS। ठीक है, ये हमारी FTS की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस पेड बाय मेंबर्स टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर अवेलिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब देखो क्या होता है ना, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस कुछ पे करने पड़ते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस को ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी लेने के लिए, तो वो जो ट्रांजैक्शन चार्जेस स्टॉक एक्सचेंज पे कर रही है उसके ऊपर 194J के अंदर TDS डिडक्ट नहीं होता। मतलब उसके ऊपर TDS डिडक्ट नहीं होता अगर स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी अवेल कर रही है और ट्रांजैक्शन चार्जेस पे कर रही है, तो उस केस में TDS डिडक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारा देख लिया कि कौन कौन सी सर्विसेज अवेल होती है, कौन कौन सी सर्विसेज 194J के अंदर फॉल करती है। सपोज कर रखा है कि GST का जो रेट है वो 18% है और सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट, सर्विस प्रोवाइडर का नाम है ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और सर्विस रेसिपिएंट है XY प्राइवेट लिमिटेड। मतलब दोनों ही मैंने कंपनी ले रखी है, प्रोवाइडर और रेसिपिएंट दोनों ही कंपनी है। और मैंने ले रखा है कि ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड XY प्राइवेट लिमिटेड को प्रोफेशनल सर्विसेज दे रही है। और ऑब्वियस ही बात है, जब मैं यहाँ पर जनरल एंट्री सिखा रहा हूँ तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि हमारी जो 30,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है। ये तो अगर मैं 30,000 से कम का एग्जाम्पल लेता तो मैं जनरल एंट्री सिखा ही नहीं पाता। तो मैं इसमें ये लेके चलूंगा, ये मान के चलूंगा कि जो हमारा सर्विसेज ली है सर्विस रेसिपिएंट ने वो 30,000 से ज़्यादा है, तो इस केस के अंदर मैंने 40,000 ले रखा है। तो देखो सर्विस प्रोवाइडर फर्स्ट एंट्री कैसे करेगा अपनी बुक्स के अंदर, वो दिखाएगा। देखो सर्विस प्रोवाइडर ने तो सर्विस प्रोवाइड की है किसको, XY प्राइवेट लिमिटेड को, तो वो तो डेटर बन जाएगा उसके लिए, तो वो डेटर बन जाएगा। देखो सबसे पहले मैं नीचे वाली बताता हूँ, क्रेडिट वाली एंट्री। ये अपनी बुक्स में क्या बोलेगा, टू प्रोफेशनल सर्विसेज, मतलब इनकम दिखाएगा 40,000 रुपए की। ठीक है सर, और अपनी IGST की लायबिलिटी भी दिखाएगा, IGST आउटपुट सर कितने की दिखाएगा, 7200 की। सर ये 7200 रुपये कैसे आया, देखो 40,000 को मल्टीप्लाई करोगे 18% से, 18 चौक 72, 7200 रुपये आएगा। सर यहाँ पर IGST क्यों आया, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में ये मान रखा है कि सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट दोनों ही अलग अलग स्टेट्स में सिचुएटेड है, और हमें पता है कि इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। ये जो सर्विस की सप्लाई हुई है ये इंटर स्टेट हुई है, मतलब when the service recipient and the service provider are located in a different state। तो ठीक है, हमने क्या करा, सर्विस प्रोवाइडर की बुक्स में पहली एंट्री टू प्रोफेशनल सर्विसेज 40,000 और टू IGST आउटपुट 7200, तो ये टोटल कितना हो गया 47,200। तो XY प्राइवेट लिमिटेड डेबिट हो जाएगा 47,200 रुपये से। इसके डेबिट होने का मतलब क्या है कि सर्विस प्रोवाइडर बोल रहा है कि भाई मेरे को XY प्राइवेट लिमिटेड से 47,200 रुपये लेने हैं, जिसमें से 40,000 तो मेरी इनकम है और 7200 रुपये की मेरी IGST की लायबिलिटी है, जो कि मैं सरकार को जमा करवा दूंगा। ठीक है, अब सर्विस रेसिपिएंट अपनी बुक्स में पहली एंट्री क्या करेगा, अब देखो XY प्राइवेट लिमिटेड तो सर्विस ले रहा है, प्रोफेशनल फीस की सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस ले रहा है, तो वो तो खर्चा दिखा देगा, इसलिए वो डेबिट हो रहा है 40,000। और टू IGST वो इनपुट ले लेगा 7200 का, और IGST डेबिट कर देगा 7200 से, वो इनपुट ले लेगा। और टू ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 47,200 कि इसको 47,200 रुपये पे करने हैं। किसको पे करेंगे, ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को। कौन पे करेगा, XY प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है सर, तो दोनों की बुक के अंदर हमने पहली एंट्री देख ली कि पहली एंट्री प्रोवाइडर और रेसिपिएंट दोनों क्या क्या करेंगे। आ जाओ अब दूसरी एंट्री देखो। देखो इसमें दूसरी एंट्री में मैं सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि सर्विस रेसिपिएंट अपनी बुक्स में कैसे एंट्री करेगा। अब देखो पहला तो क्या करा, रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में खर्चा बुक कर लिया 40,000 का। अब जब ये पेमेंट करेगा ना सर्विस प्रोवाइडर को, ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को, तो ये 40,000 की पेमेंट नहीं करेगा, ये उसमें से TDS डिडक्ट करके पेमेंट करेगा। अब सर किस रेट से TDS डिडक्ट होगा, तो हमारे पास दो रेट है TDS के, एक तो 2% और दूसरा 10%। सर ये कैसे आया, अभी अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया था, एक बार नोट्स खोल के देख लेना। दो रेट है, 2% का और
10% का। 2% का रेट कहाँ अप्लीकेबल होता है, जब आप FTS की सर्विस ले रहे हो और या फिर पेमेंट फॉर सिनेमेटोग्राफिक रॉयल्टी पे कर रहे हो फॉर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स के लिए, और दूसरा आप अगर उसकी पेमेंट कर रहे हो पेमेंट टू कॉल सेंटर्स, तो उसमें 2% का आएगा। अब लेकिन हमारा वाला तो केस क्या है, वो उसमें 10% का रेट आएगा क्योंकि हम प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहे हैं। तो जब XY लिमिटेड पेमेंट करेगा 40,000 की, तो उसमें से वो 10%, 40,000 का 10% कितना हो गया, 4,000, तो वो डिडक्ट कर देगा। अब देखो इसकी एंट्री कैसे पास करेगा, ये लिखेगा ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड डेबिट 4,000 टू TDS पेबल अंडर सेक्शन 194J 4,000। तो इसने क्या करा, देखो ABC कंपनी को तो डेबिट कर दिया 4,000 से, मतलब अब इसको 4,000 कम देने पड़ेंगे, और अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर ली 4,000 की, जो कि इसको सरकार को पे करनी है। ठीक है, तो ये वाली एंट्री थी सर्विस रेसिपिएंट के केस में। अब आ जाओ सेकेंड एंट्री, सर्विस प्रोवाइडर अपनी बुक्स में क्या करेगा, वो लिखेगा मेरा भाई TDS कट गया कि TDS अंडर सेक्शन 194J डेबिट 4,000 रुपये और टू XY प्राइवेट लिमिटेड 4,000 रुपये। TDS अंडर सेक्शन 194J डेबिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इसके लिए असेट है, इसका तो फायदा है, इसका तो क्या है क्योंकि TDS कटा है और इसको इसका बेनिफिट मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ये डेबिट हो रहा है, इसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और क्रेडिट क्या हो रहा है, XY प्राइवेट लिमिटेड 4,000 से, तो मतलब इसको इतनी पेमेंट कम मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों एंट्री क्लियर हुई होगी। अब हम देखते हैं थर्ड एंट्री। अब थर्ड एंट्री में क्या होगा, देखो नेट अगर देखा जाए फर्स्ट एंट्री में रेसिपेंट ने मतलब XY प्राइवेट लिमिटेड ने कितने रुपए देने का वादा किया था कि भाई मैं तुझे 47,200 रुपये दूंगा, और इसने भी अपनी बुक्स में क्या लिखा था कि भाई मैं 47,200 रुपये रिसीव करूंगा। बट सेकेंड वाली एंट्री में तो 4,000 रुपये TDS डिडक्ट हो गया ना। अब सर्विस रेसिपेंट कितने रुपए की पेमेंट करेगा, 47,200 की पेमेंट करेगा या 4,000 कम करके पेमेंट करेगा, वो 4,000 रुपये कम करके पेमेंट करेगा। तो 47,000 में से 4,000 रुपये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 47,200 में से 4,000 डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 43,200 रुपये। तो रेसिपेंट अपनी बुक्स में क्या बोलेगा कि भाई मैं पेमेंट कर रहा हूँ ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड डेबिट 43,200 रुपये टू बैंक अकाउंट 43,200 रुपये। ठीक है, ये नरेशन क्या लिख देगा, बीइंग द अमाउंट पेड। अब इतना ही पैसा किसको रिसीव हो जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर को। ये क्या बोलेगा कि भैया देखो बैंक अकाउंट डेबिट 43,200 टू XY प्राइवेट लिमिटेड 43,200 बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड, इसको अमाउंट रिसीव हो जाएगा। बस ये सिंपल सी 3 एंट्री है, बस एक एंट्री और एक्स्ट्रा होती है इसके अंदर, फोर्थ एंट्री होती है जो सर्विस प्रोवाइडर तो करता नहीं है, सर्विस रेसिपेंट करता है। ये क्यों करता है, अब देखो सेकेंड एंट्री में इसने लायबिलिटी क्रिएट की थी ना 4,000 रुपये की, TDS पेबल अंडर सेक्शन 194J क्रेडिट 4,000 रुपये, तो अभी इसको पे भी तो करना है ना सरकार को, तो ये पे करता है। ये लिखता है कि TDS पेबल अंडर सेक्शन 194J डेबिट 4,000 रुपये टू बैंक अकाउंट 4,000 रुपये। तो इसने अपनी लायबिलिटी खत्म कर दी ना, सरकार को जमा करा दिया। सर इसकी डेट क्या होती है जमा कराने की, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो TDS की पेमेंट की डेट क्या होती है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। आप जिस महीने TDS डिडक्ट करते हो उसके अगले महीने की 7 तारीख को आपको गवर्नमेंट को TDS का पैसा जमा करवाना होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चारों एंट्री क्लियर हुई होगी। एक बार मैं आपको दोबारा से 194J सेक्शन पूरा समझा देता हूँ। आ जाओ यहाँ पर स्टार्टिंग से आ जाओ। 194J, इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती है, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। ठीक है सर, डिडक्टर मतलब कौन TDS काटेगा, बड़े लोग, सिंपल भाषा में समझो बड़े लोग कौन होते हैं, जिनका टैक्स ऑडिट होता है। सर टैक्स ऑडिट जिनका होता है उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जिनका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा होता है बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर। ठीक है, तो सर छोटे लोगों को डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता उनको डिडक्ट नहीं करना। डिडक्टिंग कौन होता है, एनी रेजिडेंट पर्सन। सर रेट क्या है, रेट 2 है, हमेशा याद रखना, तुम्हें बहुत अच्छे से याद करने की रेट 2 रेट है। क्या है, पहला 2% का रेट है FTS और रॉयल्टी फॉर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स पेमेंट टू कॉल सेंटर 2% का रेट है, अदर केस के अंदर 10% का रेट है। सर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, सबकी 30,000 रुपये लिमिट है। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 30,000 रुपये सबकी लिमिट है, बट डायरेक्टर रेम्यूनरेशन को छोड़कर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन की कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है ही नहीं। अगर 1 रुपये की भी पेमेंट अगर डायरेक्टर को मिलेगी तो उस पर कंपनी 194J में TDS डिडक्ट
करना ही पड़ेगा उसको। अगर सर मान लो किसी केस के अंदर हम ऑडिट करने जाते हैं कंपनीज के, वहाँ पर डायरेक्टर को रेमुनेशन मिल रही है और टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा, तो भाई उसको अपनी क्वेरी शीट में लिखो और जो आपके रिपोर्टिंग पर्सन है उनको बताओ कि नॉन कंप्लाइंस है 194J का। जब स्क्रूटनी के केसेस लगेंगे तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा उनको, तो ये आपको कंप्लाइंस चेक करने पड़ेंगे टीडीएस के। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट हमने देख ली। ये चार्ट मैंने तुम्हें समझा ही दिया है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें मैंने बस तुम्हें नाम बताया था कि सर्विस रेसिपेंट का दूसरा नाम है डिडक्टर और इसका दूसरा नाम है पेयर। सर्विस प्रोवाइडर को हम डिडक्टिव भी बोलते हैं और पे भी बोलते हैं। ठीक है, अब फिर हमने नोट्स में देखा था कि प्रोफेशनल सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की सर्विसेज अगर ये बंदे दे रहे हैं, पहला स्पोर्ट्स पर्सन, एम्पायर, रेफरी, कोचेस, ट्रेनर्स, टीम फिजिशियन, इवेंट मैनेजर, कमांडेटर, एंकर, स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट, अगर ये सारी सर्विसेज देते हैं तो 194J में फॉल होती है। अगली है 44A के अंदर भी कुछ सर्विसेज लिखी हुई है, वो कौन कौन सी है। लीगल सर्विसेज है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, अकाउंटिंग है, आईटी प्रोफेशनल की सर्विसेज है, आर्किटेक्ट्स की सर्विस है, टेक्निकल कंसल्टेंसी की सर्विस है, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस है, फिल्म आर्टिस्ट की सर्विस है, CS की सर्विस है। ये सारी सर्विसेज 44A में इंक्लूड है, ये 194J में फॉल करती है। नेक्स्ट है FTS की सर्विसेज कौन कौन सी होती है, जो मैनेजरल होती है, टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टिंग सर्विसेज, वो FTS की सर्विस होती है। और हमने इसमें एक मेन पॉइंट देखा था, ट्रांजैक्शन चार्जेस पेड बाय मेंबर टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर अवेलिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी, उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। ठीक है, फिर हमने जर्नल एंट्री देखी थी सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपेंट के केस में। सर्विस प्रोवाइडर अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, XY प्राइवेट लिमिटेड डेबिट 47,200 टू प्रोफेशनल सर्विसेज मतलब इनकम 40,000 टू IGST आउटपुट 7200। और सर्विस रेसिपेंट अपनी बुक्स में क्या बोलेगा कि भाई मेरा तो खर्चा हो गया, प्रोफेशनल फीस डेबिट 40,000, IGST डेबिट 7200 टू ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 47,200। सेकेंड एंट्री पहले रेसिपेंट की देख लो, ABC कंपनी सेकेंड एंट्री में तो टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड डेबिट 4,000 टू टीडीएस पेबल अंडर सेक्शन 194J 4,000, तो बीइंग द टीडीएस डिडक्टेड मतलब सर्विस रेसिपेंट ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आ जाओ, सेकेंड एंट्री सर्विस प्रोवाइडर के केस में टीडीएस अंडर सेक्शन 194J डेबिट 4,000 टू XY प्राइवेट लिमिटेड डेबिट 4,000। ठीक है, इसका टीडीएस कट गया बंदे का। थर्ड एंट्री में क्या हो जाएगा, पेमेंट मिल जाएगी, सर्विस रेसिपेंट बोलेगा पेमेंट कर देगा। ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड डेबिट 43,200 टू बैंक अकाउंट 43,200 और प्रोवाइडर को पेमेंट मिल जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 43,200 टू XY प्राइवेट लिमिटेड 43,200 बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, फोर्थ एंट्री सर्विस प्रोवाइडर कुछ करेगा नहीं, सर्विस रेसिपेंट जो उसने टीडीएस काटा था 4,000 का वो जमा करा देगा गवर्नमेंट को। टीडीएस पेबल अंडर सेक्शन 194J 4,000 टू बैंक अकाउंट 4,000 बीइंग द अमाउंट पेड टू द गवर्नमेंट। तो अब ये हमारा खत्म हो गया 194J। तो आई होप आपको सेक्शन 194J पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी क्वेरी बता सकते हो, और अगर आपको लगता है कि मुझे और किसी टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए तो आप उसका भी वो भी मुझे मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरे से कोई पर्सनल डाउट है और भी कुछ चीज़ पूछनी है या फिर आपको कॉल पे डिस्कस करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, टेलीग्राम भी कर सकते हो। ये सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखे हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।